एक इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर कंपैरिजन किया जाए कि कौन ज्यादा ताकतवर था, दुनिया का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम या कराची का एक एरिया का लोकल डॉन रहमान डकैत। पहले नजर में जवाब बहुत आसान लगा। दाऊद के पास अरबों का नेटवर्क था, दर्जनों कंट्रीज में उसका कांटेक्ट थे, पॉलिटिकल कनेक्शन थे और पूरे इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड उसे जुड़ा हुआ था। लेकिन जब बात कराची के एक छोटे से शहर लहरी की बात आती है तो कहानी अचानक बदल जाती है। क्योंकि वहाँ पैसा नहीं, नेटवर्क नहीं, बल्कि डर और लोकल कंट्रोल का असली ताकत बन जाती है। इस वीडियो के अंत तक आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अंडरवर्ल्ड की असली ताकत क्या होती है। पैसा, एरिया या लोगों की वफादारी या सिस्टम के अंदर की पकड़। और साथ साथ हम समझेंगे कि नकली करेंसी की इंटरनेशनल गेम, मुंबई का स्लम माफिया सिस्टम, डांस बार की 1 लाख करोड़ की दुनिया के अलग अलग माफिया नेटवर्क कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब इन सबको जोड़ा जाता है तभी अंडरवर्ल्ड की असली पिक्चर सामने आती है। अक्सर जब हम अंडरवर्ल्ड के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में एक बहुत सीधी पिक्चर बन जाती है। सबसे ज्यादा पैसा मतलब सबसे ज्यादा ताकत। कई बार ऐसा होता है कि एक इंटरनेशनल गैंगस्टर भी किसी छोटे एरिया के लोकल डॉन से टकराने से बचता है। क्यों? क्योंकि अंडरवर्ल्ड में पावर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे पैसा, लोकल कंट्रोल, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स, हथियार और सबसे इम्पोर्टेंट लोगों की वफादारी। अब इस बात को समझने के लिए हमें कराची के एक एरिया में जाना पड़ेगा, लहरी। लहरी कोई नॉर्मल एरिया नहीं था, ये ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट दुनिया जैसे। मुंबई के डॉनगिरी या धारावी जैसे एरिया से बिल्कुल अलग। मुंबई में अगर किसी गैंगस्टर के पास AK-47 आ जाए तो एक बड़ी बात मानी जाती है। इस वीडियो में हम 3 बड़े सवाल समझेंगे। पहला है, अंडरवर्ल्ड की असली ताकत क्या होती है। सेकंड, कैसे क्राइम्स बंदूक से नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमी सिस्टम से चलती है। और थर्ड, क्यों दुनिया में ब्लैक इकोनॉमी को पूरी तरह खत्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। अब शुरुआत करते हैं उस कहानी से जहां दाऊद और रहमान की टकरार और गहरी हो जाती है। पार्ट 1, लहरी का वॉर। जब पाकिस्तान के फेमस ऑफिसर चौधरी असलम ने रहमान डकैत के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट किया तो ये कोई नॉर्मल पुलिस रेड नहीं था, ये ऑलमोस्ट मिलिट्री ऑपरेशन बन गई थी। लगभग 8 से 9 घंटे तक इनकाउंटर चलता है। पुलिस के पास लाइटर मशीन गन थी, लेकिन सामने से RPG, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड चल रहे थे। मतलब ये गैंगस्टर की फाइट कम और एक छोटी वॉर ज्यादा लग रही थी। अब सवाल उठता है, एक लोकल गैंग्स इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। जवाब है, एरिया पर पूरा कंट्रोल। लहरी में असली पावर्स गवर्नमेंट या पुलिस के पास नहीं थी, वो लोकल डॉन के पास थी। रहमान डकैत ने सिर्फ गैंग नहीं बनाई थी, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, एरिया में अपने सोशल नेटवर्क बनाया और पूरी रीजन को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया गया। मतलब उसकी परमिशन के बिना वहाँ कोई बड़ा डिसीजन नहीं होता था। पार्ट 2, दाऊद और रहमान की दुश्मनी। अब कहानी में एक इंसिडेंट आता है जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट को और इंटेंस बना दिया। कहा जाता है कि दाऊद का भाई नूरा को किडनैप हो गया और इसी डिस्प्यूट की शुरुआत एक लैंड डिस्प्यूट से बताई जाती है। कराची में एक बहुत महंगी प्रॉपर्टी थी जहां दाऊद की कंपनी मॉल बनाना चाहती थी, लेकिन लैंड के असली ओनर को बहुत कम पैसा ऑफर किया गया। जब उसे जस्टिस नहीं मिला तो किसी तरह पहुंच गया रहमान डकैत के पास। यही से सिचुएशन बिगड़ गई। कहा जाता है कि रहमान के लोगों ने नूरा को किडनैप कर लिया, उसे टॉर्चर किया गया और उसकी चीखें दाऊद तक सुनाई गई। दाऊद ने नेगोशिएशन की कोशिश की, लेकिन मैटर सॉल्व नहीं हुआ। आखिरकार नूरा को गोली मार दी और उसकी बॉडी सिटी में फेंक दी गई। ये इंसिडेंट लगभग 2009 के आसपास बताया जाता है और इसके बाद दाऊद ने बदला लेने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। पार्ट 3, सिस्टम इज लोकल पावर। लहरी में सीधा घुसना आसान नहीं था, इसलिए महीनों तक अंदर अपने लोग भेजे गए, हथियार पहुंचाए गए और फिर अंदर से बाहर एक साथ अटैक करने की स्ट्रेटेजी बनाई गई। आखिरकार लॉन्ग ऑपरेशन के बाद रहमान डकैत मारा गया। लेकिन इसी कहानी से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ आती है, पैसा हमेशा सबसे बड़ी पावर नहीं होती। दाऊद के पास अरबों का नेटवर्क था, लेकिन वो कराची में ओपनली गैंग वॉर नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि रहमान डकैत वहाँ छुप कर रह रहा था। अगर ओपनली फाइट करता तो गवर्नमेंट एजेंसी डायरेक्टली एक्शन ले सकती थी। इसीलिए दाऊद अक्सर पैसा, सिस्टम और लोकल गैंगस्टर के थ्रू काम करवाता। और दूसरी तरफ रहमान डकैत के पास ऐसे लोग थे जो उनके लिए मरने और मारने तक रेडी थे। मतलब मरने और मारने तक रेडी थे। और यही डिफरेंस कई बार पूरे इक्वेशन को चेंज कर देती है। पार्ट 4, फेक करेंसी का वॉर। अब अंडरवर्ल्ड की एक और पावर समझते हैं, पैसा। एस्टिमेट लगाया जाता है कि दाऊद इब्राहिम की टोटल प्रॉपर्टी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। 20 लाख करोड़।
और उसका नेटवर्क 40 से ज़्यादा कंट्रीज में फैला हुआ बताया जाता है। लेकिन पैसा सिर्फ स्मगलिंग या एक्सट्रेशन से नहीं आता, एक बड़ा नेटवर्क है फेक करेंसी, और इसमें एक नाम सामने आता है, खैनी ब्रदर्स। ये नेटवर्क इंडिया में फेक नोट्स भेजने के बड़े ऑपरेशन में माना जाता है। इसके साथ जुड़ा एक नाम है विक्रम परमार, छप्पन टिकली, जो बांग्लादेश से ऑपरेशन हैंडल करता था। इस नेटवर्क का काम बहुत ऑर्गेनाइज, ढक्का और चिटगोंग जैसी सिटीज में कभी कभी 2000 करोड़ रुपए तक की फेक करेंसी स्टॉक में रखी जाती थी। फिर धीरे धीरे उसे इंडिया भेजा जाता था, और मेथड भी कई होते थे। स्लिंग शॉट से पैकेट्स बॉर्डर के पार फेंके जाते थे, तार के ऊपर से नोट्स फेंके जाते थे, बॉर्डर के नीचे टनल बनाए जाते थे, और लीगल ट्रेड गुड्स के अंदर छुपा कर भेजे जाते थे। और कई बार सिस्टम के अंदर मौजूद करप्टेड लोग भी हेल्प करते थे। एस्टिमेट है कि हर साल लगभग 20 से 25 हजार करोड़ रुपए तक की फेक इंडियन करेंसी देश में घुसाई जाती है। और सबसे डेंजरस बात, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। इंडियन नोट्स में लगभग 22 सीक्रेट्स फीचर होते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 17 कॉपी कर लिए जाते हैं। इसीलिए बैंक एम्प्लॉयज भी फर्स्ट ग्लैंस में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। इसी वजह से फेक करेंसी सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि एक तरह से इकोनॉमी वॉर बन जाता है। पार्ट 5, स्लम माफिया सिस्टम। अब आते हैं मुंबई की एक और रियलिटी पर, स्लम माफिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्लम सिर्फ पॉवर्टी की वजह से बनती है, लेकिन कई बार उन्हें जानबूझकर बनाया जाता है। जानबूझकर? जी हाँ। कैसे? पहले कोई आदमी खाली लैंड आइडेंटिफाई करता है, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हो या प्राइवेट लैंड। फिर वो लैंड को छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर देता है, 10 बाई 10, 10 बाई 15 फीट। फिर सिटी आए गरीब लेबर्स को वो जगह बेच दी जाती है, 2 लाख में, 4 लाख में, मतलब जितना मिल सके। कोई पेपर्स नहीं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं, बस झोपड़ी बनाओ और रहना शुरू करो। और असली गेम यहीं से शुरू होती है। हर लेवल पर ब्राइब चलती है। पुलिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल ऑफिसर्स, पॉलिटिशियन, सबको शेयर जाते हैं। जब लोग सेटल हो जाते हैं तो स्लम स्लॉट का कंट्रोल खत्म नहीं होता। अगर कोई झोपड़ी ऊपर बनाना चाहे तो पैसा लगेगा, रिपेयर करना हो तो पैसा दीजिए। मतलब एक इनफॉर्मल टैक्स सिस्टम बन जाता है, और धीरे धीरे ये जगह अंडरवर्ल्ड की सेफ हाइडआउट्स बन जाती है। यहाँ ड्रग्स पाए जाते हैं, फेक नोट्स रखे जाते हैं, वेपन स्टोर किए जाते हैं, और कई गैंग से अपने अपने एरियाज होते हैं। जैसे कि कुछ एरिया पर छोटा रंजन का इंक्लूजन, साउथ मुंबई में दाऊद का नेटवर्क। इसी तरह धारावी में एक टाइम पर वरदा रंजन मुदालियर का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। पार्ट 6, वर्ल्ड अंडरवर्ल्ड। दुनिया में कई बड़े बड़े क्राइम नेटवर्क्स हैं, जैसे कि जापान का याकुजा। ये दुनिया का सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे फेमस माफिया नेटवर्क माना जाता है। इनके पास होटल्स, कंपनीज, बड़े बिजनेस सब कुछ होते हैं। और इनमें एक इंटरेस्टिंग रूल भी है, अगर कोई मेंबर गलती करता है तो पनिशमेंट के रूप में उसे अपनी उंगली का एक हिस्सा काटना पड़ता है, और अगर गैंग के अगेंस्ट चला जाए तो उसे सुसाइड करने तक मजबूर किया जाता है। और इसी तरह डिसिप्लिन और फियर दोनों मेंटेन किए जाते हैं। दुनिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग माफिया अलग अलग काम करते हैं। रसिया और अफ्रीका में वेपन्स और ब्लड डायमंड्स के, एशिया ड्रग्स और फेक प्रोडक्ट्स, और कुछ चाइनीज नेटवर्क सी पैरेसी, जहां वो सी पैरेट्स को वेपन्स, स्पीड बोट्स, हाइडआउट्स लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। पार्ट 7, डांस बार की 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी। अब मुंबई की एक और बड़ी ब्लैक इकोनॉमी समझते हैं, डांस बार्स। एक टाइम पर सिर्फ मुंबई में इसकी वैल्यू लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक बताई जाती है। इसकी शुरुआत 1960 में हुई। नारीमन पॉइंट में एक बार बना, सोनिया महल। पहले सिर्फ अल्कोहल मिलता था, फिर फीमेल वेंट्रेस आए, फिर लाइव म्यूजिक, और फिर आए असली चेंज, डांसर। जैसे ही डांस स्टार्ट हुआ, कस्टमर ने पैसा उड़ाने लगे, इतने पैसे कि कई बार अल्कोहल से ज्यादा अर्निंग सिर्फ टिप्स और नोट्स उड़ाने से होने लगी। और धीरे धीरे मुंबई में लगभग 2000 से ज्यादा डांस बार बन गए, और उसमें से सबसे फेमस था टॉप्स बार, ग्रैंड रोड, 3 फ्लोर का बार। एक टाइम पर 500 से 600 डांसर काम करती थी, 200 से 300 लड़कियां एक साथ फ्लोर पर डांस करती थी, और पैसा लाखों में उड़ाया जाता था। और कभी कभी एक रात में एक डांस पर 85 लाख रुपए तक उड़ाया गया है। लेकिन इस ग्लैमर के पीछे कई कड़वी कहानियां हैं। पुअर फैमिली से आई लड़कियां, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और कई लड़कियों की कई मजबूरियां। 2005 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डांस बार पर बैन लगा दिया, लेकिन इंडस्ट्री खत्म नहीं हुई, बस अंडरग्राउंड हो गई। आज भी कई जगह ये सिस्टम चलता है, बस अब पहचान के बिना अंदर एंट्री नहीं होता। अब अगर हम पूरी कहानी को देखें तो कुछ बहुत गहरी कंक्लूजन सामने आती है। पहला है, अंडरवर्ल्ड की पावर सिर्फ पैसे से नहीं बनती। कई बार लोकल कंट्रोल्स, लोगों की लॉयल्टी, एरिया का फियर पैसे से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सेकंड,
क्राइम सिर्फ गन से नहीं चलता, उसके पीछे पूरी इकोनॉमी होती है, जैसे कि फेक करेंसी, स्लम रियल एस्टेट, डांस बार इंडस्ट्री। थर्ड, जहां सिस्टम वीक होता है वहां क्रिमिनल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। फोर्थ, दुनिया के लगभग हर कंट्री में किसी न किसी फॉर्म में ब्लैक इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कहीं वो छुपा कर चलती है और कहीं कंट्रोल में। तो अगर हम शुरुआत वाले सवाल पर वापस जाएं तो अंडरवर्ल्ड की असली पावर क्या है? पैसा, डर या सिस्टम? बट सच्चाई यह है कि अंडरवर्ल्ड इन तीनों के बैलेंस पे चलता है। कहीं पैसा डोमिनेट करता है, कहीं लोकल कंट्रोल और कहीं सिस्टम के अंदर की पकड़। लेकिन एक और सच्चाई भी है, जब तक पैसा, लालच और ह्यूमन डिजायर मौजूद है तब तक ब्लैक इकोनॉमी और अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पूरी तरह खत्म होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। सोसाइटी सिर्फ उन्हें कम कर सकती है या कंट्रोल कर सकती है, लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे ये वीडियो खत्म होगा और ये मेरा पहला वीडियो है। तो आप हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरा काम है आपका टाइम बचाना और आपका अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना। अगर वीडियो अच्छा लगे या नहीं अच्छा लगे तो आप हमें बताइए कि हम कहाँ पे गलती की, ताकि हम उस पर काम करें। और आपके एक सब्सक्राइब, आपके एक कमेंट्स और आपके एक लाइक से हमारे टीम को बहुत हेल्प मिलती है और काफ़ी मोटिवेशन है, जो कि आपके लिए फ्री है बट हमारे लिए एक काफ़ी मोटिवेशन के काम करती है। और आप हमें बताइए कि आपको किन को पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, ताकि हम उनके पॉडकास्ट के शॉर्ट समरी बनाएं आपके पास डिलीवर करें, जिससे आपका टाइम सेव हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।